आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि हम कुछ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जांच और पड़ताल करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक क्लास 7th NCERT हिस्ट्री का टॉपिक है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या होती है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश और शासकों के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। यानी पिछले साल आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, गुप्त वंश शासक के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर अध्ययन करेंगे कि 700 से 750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्ष के बारे में, हजारों वर्षों के बीच क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यानी इतिहासकार अभी भी सूचनाओं को इकट्ठे करने के लिए किन पर निर्भर है? सिक्कों पर, शिलालेखों पर, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला होती है, लिखित सामग्री पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हो गई हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। यानी इस युग में क्या हुआ है, जो प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कागज के मूल में क्या दो प्रसंगों के बारे में बात हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, 13वीं सदी के मध्य एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी है। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर इस्तेमाल किया। ठीक है। दूसरा है, एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदें तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वस्तु कागज में वही कागज में लपेट के दे दे जिसको आपको पढ़ने के इच्छुक हो। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध हुआ, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? इसका आंसर हमें ढूंढना होगा। ये सारे बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको देखोगे, सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताओगे। आगे बढ़ते हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपनिदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखाघरों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे ही नहीं, इसलिए लिपिक और नकलन हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि उसमें क्या लिखा है। तो बच्चों, आप सभी ने कभी कभी अपने फ्रेंड्स की जब कॉपी घर लेकर जाते हैं तो उसमें से कॉपी करते हैं, तो आप कभी कभी आपको बड़ी परेशानी होती होगी। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम जाती है, उसके वर्ड समझ नहीं आते। ठीक है, फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर हो जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। कहीं वाक्यों पर सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां भी बनती रही हैं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई।
इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखक की पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। ठीक है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाजुद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्षों बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में जब इतिहासकारों ने पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी, यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब आपको समझाते हैं कि लिखावट ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं, जैसे कि आप एक फ्रेंड से अपने फ्रेंड की कॉपी घर लेकर जाते हो, उससे कॉपी करते हो। इसी प्रकार ये भी प्रतिलिपियां बनाई गई हैं। एक चीज़ का दूसरी चीज़ को कॉपी किया गया है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या कर रहे हैं? ये प्रतिलिपि यानी कॉपी कर रहे हैं। यह एक लघु चित्र की प्रकृति है, जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको सारी चीज़ें? कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगी। अगला देखते हैं, लिखावट के भिन्न आकार, भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फ्रांसीसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक जो लिपि होती है बाईं ओर होती है, में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी की जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। ठीक है। सिकरस्त लिपि जो होती है वो दाईं ओर लिखी जाती है, अधिक सघन, संक्षिप्त और काफ़ी कठिन होती है। तो ये दो लिपियों के बारे में बताया गया है, वो किस किस दिशाओं से लिखी जाती हैं और किस प्रकार की होती हैं। आपको सब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगी। तो आपने देखा कि जो इतिहासकार थे और उनके स्रोत थे वो किस किस प्रकार से कहाँ से उन्होंने इकट्ठा किए और किस किस प्रकार से इतिहास को जानने के लिए इकट्ठा किया और उनको पढ़ा और किस प्रकार से उनकी प्रतिलिपियों को, उन कई प्रतिलिपियों को इकट्ठा करके सारी जानकारियाँ एकत्रित की कि उस समय के उस शासक के बारे में क्या कहना चाह रहा है इतिहास। ठीक है। लेकिन इन प्रतिलिपियों को पढ़ने में काफ़ी अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कई इतिहासकारों द्वारा लिखित की जाती हैं। ठीक है। जो मूलतः जो मूल प्रति होती है वह फिर उसका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर मूल वृत्तांत के संशोधन करते रहते हैं। जैसे कि इतिहासकार जियाजुद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? 1356 में और दूसरा 2 साल बाद लिखा। तो इस प्रकार जो इतिहासकार होते हैं वो खुद भी अपने जो लेखक होते हैं, जो अपने लेख होते हैं उसमें भी संशोधन करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बेस्ट ऑफ लक।